प्रशासन ने एक पाप किया है। प्रशासन ने पाप किया है। एक सील्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो कोर्ट में सब जुडिस थी वहाँ गई और वहाँ जाकर उसने उसको गिराया। उसको गिराने के बाद लोगों पे लाठियाँ चलाईं, औरतों की पिटाई करी और उनके इस बदमाशी के कारण बाद में वो लोगों का ये कहना है कि ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। तो ये सरकार की शय पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पुलिस ने ये पाप किया है जिसके नज़दीक लोगों की जानें गई हैं और अपने पाप को छुपाने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनको बाहर के अस्पतालों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो लोग आई विटनेसेस थे उनको धमका के इलाका खाली कराया जा रहा है। 300 घरों में रात में रेड मारी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो उस पाप की को बताती हैं। तब से वो आबादी है। मीडिया का काम सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोलना है। यही वो मीडिया जिसने रात के समय जब इस पूरी हिंसा में जिसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, ज़बरदस्ती उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, तब भी वो चुप रहे। उनको ये कहा गया कि ये यूसीसी का रिस्पॉन्स है। तो वहाँ के जब मैंने लोगों से पूछा तो बोले आप 80% इस इलाके में चले जाएं, ये मजदूरों का इलाका है, गैर पढ़े लिखों का इलाका है। यहाँ पर 90% लोगों को यूसीसी के बारे में मालूम ही नहीं होगा और आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर ये दंगा कर रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। डर का माहौल है, सन्नाटा है। 6 दिनों हो चुके हैं। 8 तारीख की घटना थी, 14 तारीख को हम वहाँ पर थे। 6 दिनों के बाद भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं थी। 1.25 लाख आबादी को कैद की तरह रख दिया गया था। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट का दौर इस पूरे देश में चल रहा है कि किसी एक आदमी पे पहले इल्ज़ाम लगाया जाएगा जिसकी कोई पुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर पूरी आबादी को उसके लिए तंग किया जाएगा। तो 1.25 लाख पहली बात तो एक मजाकिया FIR करी गई जिसमें कहा गया ये 5000 लोग शामिल थे। तो 5000 में क्या आपने सबने अपराधी को मान लिया जितने लोग उस इलाके में रहते हैं? दूसरी बात, 1.25 लाख लोगों को आपने 5000 लोगों के नाम पे बंद कर दिया जो 6 दिन से बंद हैं अपने अपने इलाकों में। उसमें डेली वेज लेबरर्स हैं, उसमें बेवा औरतें हैं, उसमें छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि मिल्क पाउडर और मिल्क तक की तकलीफ़ है। क्या आप सीधे तौर पर किसी पीड़ित परिवार से आप मिले, आपकी बातचीत हुई किसी से? देखिए, कर्फ्यू था इसलिए कर्फ्यू का उल्लंघन करके आप नहीं जा सकते थे, लेकिन वो उस समय तक टेलीफोन चालू हो गए थे। तो हमने हर परिवार के लोगों से, 20 परिवार के लोगों से टेलीफोन पर बात करी है। अच्छा, तो अभी जो प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर आपने बात की होगी, सिविल सोसाइटी जो वहाँ के लोग हैं उनसे बात की होगी। किस तरीके का माहौल है, किस पर कार्रवाई या किस तरह की कार्रवाई आपको लग रही है? प्रशासन ने एक पाप किया है। प्रशासन ने पाप किया है। एक सील्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो कोर्ट में सब जुडिस थी वहाँ गई और वहाँ जाकर उसने उसको गिराया। उसको गिराने के बाद लोगों पे लाठियाँ चलाईं, औरतों की पिटाई करी और उनके इस बदमाशी के कारण बाद में वो लोगों का ये कहना है कि ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। तो ये सरकार की शय पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पुलिस ने ये पाप किया है जिसके नज़दीक लोगों की जानें गई हैं और अपने पाप को छुपाने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनको बाहर के अस्पतालों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो लोग आई विटनेसेस थे उनको धमका के इलाका खाली कराया जा रहा है। 300 घरों में रात में रेड मारी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो उस पाप की को बताती हैं। आप ये बताइए कि जब वहाँ पर सील लगाई गई तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, फिर लोग कोर्ट चले गए, एक नॉर्मल प्रोसेस था। फिर अचानक आप कह रहे हैं कि जो है वो बुलडोज़र लेके आएंगे शाम के 4 बजे और बुलडोज़र चलाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये चाहते थे कि किसी तरीके से हिंसा भड़के और उसका हम फ़ायदा उठाएं, और ये लगातार उत्तराखंड में हो रहा है। इससे पहले देहरादून में हुआ, चक्राता में लोगों के साथ पिटाई करी गई, वन गुजर की बस्तियां हटाई गई। उसके बाद पुरोला में जो हुआ वो आपने देखा। पुरोला में हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया था, मई पार्टी था APCR के तरफ से, वहाँ पर डायरेक्शन दिया गया। लेकिन जिस तरीके से नैनीताल की DM जो हल्द्वानी में काम कर रही हैं, वंदना सिंह और पंकज उपाध्याय की, जो एक ट्रांसफ़रेबल ऑफिसर है जिसका ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया है,
और वो इतने बड़े ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दे रहा है, ये सोच के बाहर है। पर एक एंगल और इसमें, जैसे भी कोई इस तरह की हिंसा घटना की आती है, खबर आती है, तो इसमें रोहिंग्या एंगल और एक विशेष समुदाय की आबादी वाला एंगल, और ये टेलीविज़न पर अभी भी चला है कि बाहरी लोग, रोहिंग्या लोग, इस वजह से ये हिंसा हुई है। आपको क्या लगता है? उत्तराखंड के जितने ज़िले हैं उनमें से 2 ज़िलों में हमने ये देखा है कि 2 ज़िलों में मुसलमानों की आबादी रही है, और वो आबादी एक ज़माने से रही है, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो रुड़की हो। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर मुसलमान 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 से ज़्यादा हुए हैं। 2 इलाकों में आबादी थी, और हल्द्वानी की आबादी एक ज़माने से आबादी है, जब वो इलाका बरेली डिवीज़न के अंदर आता था, तब से वो आबादी है। मीडिया का काम सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोलना है। यही वो मीडिया जिसने रात के समय, जब इस पूरी हिंसा में जिसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, ज़बरदस्ती उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, तब भी वो चुप रहे। उनको ये कहा गया कि ये यूसीसी का रिस्पॉन्स है। तो वहाँ के जब मैंने लोगों से पूछा तो बोले आप 80% इस इलाके में चले जाएं, ये मज़दूरों का इलाका है, गैर पढ़े लिखों का इलाका है, यहाँ पर 90% लोगों को यूसीसी के बारे में मालूम ही नहीं होगा, और आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर ये दंगा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन भाई पिछले समय से जो है उत्तराखंड में धर्म संसदें हुई हैं, वहाँ पर ये कहा गया है कि ये देवभूमि था, इसको जो आप पवित्र करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी उत्तराखंड में आके बस गए। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मुसलमानों को दी जाती हैं, जिनको खुलकर मुसलमान अगर नहीं कह सकते हैं तो वो रोहिंग्या कहते हैं। कितने रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं? 55,000 रोहिंग्या इस पूरे देश में रह रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिले हुए कार्ड और भारत की संधि के नतीजे में रह रहे हैं, और वो कोई जबर नहीं रह रहे हैं। जो जम्मू में रह रहे हैं, जो नूह में रह रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान को कंसाइज कर देना सिर्फ इस नाम पे कि वो रोहिंग्या हैं, कोई वो हैं। पहली बात ये कि पुलिस को उन पर गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? 1000 राउंड किसने गोली चलाई? अगर क्यों दिया? क्या रोहिंग्या हैं? आपको इस बात को मान के हैरत होगी कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस ने हिंदुओं पे भी गोली चलाई जो उस इलाके में रह रहे थे। इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिनको नेपाली कहा जाता है। 4 नेपालियों को भी गोली लगी है, हालांकि वो नेपाली नहीं है, देश के ही लोग हैं। तो इस देश में जो आदमी अपनी शक्ल का न लगे उसको विदेशी बता देना, उसको चिंकी बता देना, जो अच्छा न लगे उसको रोहिंग्या बता देना। मुसलमानों को न कहने के लिए बांग्लादेश में इस समय भारत से लोग जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो आपकी नफरत की वजह से आगे निकल गया है। तो ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन भाई पिछले समय से जो है उत्तराखंड में धर्म संसदें हुई हैं, वहाँ पर ये कहा गया है कि ये देवभूमि था, इसको जो आप पवित्र करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी उत्तराखंड में आके बस गए। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मुसलमानों को दी जाती हैं, जिनको खुलकर मुसलमान अगर नहीं कह सकते हैं तो वो रोहिंग्या कहते हैं। कितने रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं? 55,000 रोहिंग्या इस पूरे देश में रह रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिले हुए कार्ड और भारत की संधि के नतीजे में रह रहे हैं, और वो कोई जबर नहीं रह रहे हैं। जो जम्मू में रह रहे हैं, जो नूह में रह रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान को कंसाइज कर देना सिर्फ इस नाम पे कि वो रोहिंग्या हैं, कोई वो हैं। पहली बात ये कि पुलिस को उन पर गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? 1000 राउंड किसने गोली चलाई? अगर क्यों दिया? क्या रोहिंग्या हैं? आपको इस बात को मान के हैरत होगी कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस ने हिंदुओं पे भी गोली चलाई जो उस इलाके में रह रहे थे। इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिनको नेपाली कहा जाता है। 4 नेपालियों को भी गोली लगी है, हालांकि वो नेपाली नहीं है, देश के ही लोग हैं। तो इस देश में जो आदमी अपनी शक्ल का न लगे उसको विदेशी बता देना, उसको चिंकी बता देना, जो अच्छा न लगे उसको रोहिंग्या बता देना। मुसलमानों को न कहने के लिए बांग्लादेश में इस समय भारत से लोग जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो आपकी नफरत की वजह से आगे निकल गया है।